पश्चिम एशिया का रण सिर्फ मिसाइल और टैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब निशाना है दुनिया की लाइफ लाइन यानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। जंग के इस नेक्स्ट लेवल ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर तेल की सप्लाई रुकी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का पहिया थम जाएगा। लेकिन जब दुनिया तबाही के इस मंजर को देख रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शांति कूटनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। और किस तरीके से पीएम मोदी की कूटनीति है वो भी आपको समझना होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीतिक प्रयासों के जरिए क्षेत्र में शांति स्थापित करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने गल्फ के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क किया, स्थिति पर गंभीरता से चर्चा की और भरोसेमंद संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। पीएम का लक्ष्य है कि तेजी से बढ़ते संघर्ष को रोका जाए और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखा जाए, यानी भारत पश्चिम एशिया में शांति का सबसे बड़ा ब्रिज बन सकता है, जो दुनिया के लिए एक अहम माना जा रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी के देशों के साथ साथ इजराइल और ईरान के राष्ट्राध्यक्षों से भी बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये जो जंग चल रही है उसको रोका जा सके। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की है। आप जरा इसको ध्यान से समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक किन किन लोगों से बात की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। 1 मार्च 2026 को पीएम ने उनको फोन किया था, उनसे बातचीत की थी। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वहां के राष्ट्रपति हैं। 1 मार्च और 17 मार्च यानी इनसे 2 बार बातचीत की है। इसके अलावा सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, उनसे भी 2 मार्च को प्रधानमंत्री ने बातचीत की। बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा 2 मार्च को बात की और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया आज भी बात की है उनसे। इसके अलावा कुवैत के शेख सबा अल खालिद जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, उनको भी फोन पे बात किया 3 मार्च को और हालात पर चर्चा की थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी 12 मार्च को हालात को लेकर चर्चा की थी और अपनी बात उनको तक पहुंचाई थी। ओमान के सुल्तान से भी बात की थी हैथम बिन तारिक, और 3 मार्च को और फिर 19 मार्च को उनसे 2 बार बातचीत हुई है। कतर में शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो वहाँ के अमीर हैं, उनसे भी 19 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत की है 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हालात पर उनसे चर्चा की है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से भी पीएम मोदी ने बात की 19 मार्च 2026 को और पूरे हालात पर चिंता जताई है। कुछ दिन पहले अभी यानी 19 मार्च को ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है और तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है और पूरे मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उनमें कैसे शांति आए उसको लेकर उनसे चर्चा की गई है। और खासकर जो ऑयल को लेकर जो बातें चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। यानी जंग की शुरुआत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर चुके हैं और इनमें भी खास बात यह है कि 5 से तो कल ही यानी गुरुवार को उन्होंने बात की। ये कितनी अहम बात है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया और जिस रास्ते से दुनिया की कुल ऊर्जा आयात निर्यात का करीब 20% गुजरता है, उस रास्ते के बंद होने से दुनिया को परेशानी हो रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी न केवल खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं, बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को भी फोन किया और काफी देर तक बात की। दोनों नेताओं ने जंग पर ब्रेक लगाने को लेकर चर्चा की और जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से जो बात हुई उसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। जरा वो ट्वीट को लाइए और देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बात हुई। दोनों देशों ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग जारी रखने की अपनी इच्छा जताई है और इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि भारत और फ्रांस क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति स्थापित को करने के लिए कूटनीतिक प्राथमिकता देने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने भी इस बात को रखा, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत और फ्रांस इस क्षेत्र में तनाव को कम करने और जो शांति के प्रयास हैं उसमें केंद्र में कूटनीति को बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यानी देखिए जो बातचीत हुई है उसका सार आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कूटनीति से जुड़े हुए हैं और उसको लेकर एक्सपर्ट्स लेकर जो सियासतदान हैं सभी इसको बहुत सही दिशा में बढ़ाया गया कदम बता रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस नेता ने पश्चिम एशिया की हालात पर
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से पीएम मोदी की गुरुवार को हुई बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि खाड़ी में जारी जंग को रोकने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। I think it's very important that we take every step possible to de-escalate this war. And if people of the stature of Prime Minister Modi and President Macron were to intervene with both sides of the conflict and try and get them to dial it down, it would be good for the region, for our country, for the world. तो पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय पहल शुरू कर दी है। बढ़ते संघर्ष और तनाव को देखते हुए उन्होंने कूटनीतिक संवाद को तेज किया, गल्फ देशों के नेताओं के साथ बातचीत की और स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की है। अब उनकी पहल न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता को भी ध्यान में रखते हुए की जा रही है। अब ये कितना अहम है इसको भी आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतन्याहू से बहुत अच्छी दोस्ती है और इसके साथ साथ ईरान के साथ भी हमारे यानी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। जंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू और राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की। बातचीत के जरिए पीएम मोदी ने बैलेंसिंग एक्ट और न्यूट्रल मध्यस्थ दिखाया। भारत ने मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए ईरान को मेडिकल सहायता यानी मेडिकल किट भी भेजी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति बनाए रखने में जुटे हुए हैं ताकि जंग पर ब्रेक लगे और हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुले। हालांकि हॉर्मुज के रास्ते भारतीय टैंकर को लाने के लिए नया कॉरिडोर बनाने की बात भी कही जा रही है और यह दावा समुद्री डेटा कंपनियों की तरफ से किया गया है। अब उसको भी जरा आप समझिए। पिछले हफ्ते 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। अब इसमें खबर यह है कि बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 24 जहाजों को बाहर निकाले देने को लेकर बातचीत हुई। इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ईरान ने अभी तक 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकालने की अपनी मंजूरी दी और बाकी के 22 टैंकर को निकालने के लिए नया कॉरिडोर बनाने का दावा किया जा रहा है। अब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे भारतीय जहाजों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर बना रहा है। समुद्री डेटा और इंटेलिजेंस कंपनी लॉयड लिड्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हॉर्मुज जलडमरू से जहाजों के सुरक्षित मार्ग की अनुमति देने के लिए एक इजाजत देने की प्रक्रिया तैयार कर रहा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारी ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं और जिससे माना जा रहा है कि बहुत जल्दी एक अच्छी खबर मिल सकती है। अब अच्छी खबर क्या होगा? हॉर्मुज में फंसे 22 जहाजों को निकालने की अच्छी खबर मिल सकती है। इसको लेकर कवायद तेज हो गई है। 22 में से 20 जहाज ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से काफी अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक कुछ जहाज को हॉर्मुज गुजरने की इजाजत मिल गई है। यह भी एक अच्छी खबर है। ईरान के तट के करीब एक खास मार्ग से होते हुए गुजरने की बात अभी तक सामने आई है। यह पीएम मोदी की कूटनीति है। एलएलआई के मुताबिक ईरान के लारक द्वीप के पास का रास्ता अपनाया गया है। एक वैकल्पिक मार्ग भी यहाँ पे अपनाया जा रहा है। तो ये पीएम मोदी की कूटनीति है। अब आप समझिए कि इंटेलिजेंस जो कंपनी है लॉयड लिस्ट इंटेलिजेंस ने यह बताया है कि कुछ जहाज ईरान के कथित तौर पर सुरक्षित गलियारे से बाहर निकल चुके हैं और कम से कम एक टैंकर को ईरान को $2 मिलियन का भुगतान करने के बाद वहां से गुजरने की अनुमति दी गई है। यानी वो टैक्स ले रहा है। आने वाले दिनों में गैस और तेल के कुछ और टैंकर भारत आ सकते हैं और इन सब के बीच प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में बढ़ोतरी किया गया है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपए बढ़ाए गए हैं और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में 22 रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि तेल के मामलों में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को बताया है और सुजाता शर्मा ने साफ साफ कहा कि देश में क्रूड ऑयल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही है, जबकि एलपीजी रसोई गैस को लेकर सरकार थोड़ी अभी सतर्क है। Our refineries are operating at highest capacity with adequate crude inventory. Domestic LPG production लगभग 40% तक पहुंच चुका है। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है और सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा हम अभी तक सभी कंज्यूमर्स से अपील करते आए हैं कि जहां पर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं वहां हो। एलपीजी वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
यानी साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह कूटनीति सिर्फ कागजों या बयानों तक सीमित नहीं है। एक तरफ जहां वो वैश्विक मंच पर शांति की अपील कर रहे हैं और ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी नजर भारतीय टैंकरों और ऊर्जा सुरक्षा पर भी टिकी हुई